नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरदार में आज हम उस प्रदूषण का विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से दिल्ली में अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली की आबोहवा खतरनाक अंदाज में बदल सी गई है। आसमान में धुंध छा गई है, सूरज बादल की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा है, हवा बीमारू हो गई है। डॉक्टर्स ने लोगों को वीकेंड में अपने घरों में रहने की ही सलाह दी है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का 17 साल पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। इस बार दिवाली पर दिल्ली सामान्य से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित हो गई है। प्रदूषण की वजह से अस्पतालों में मरीजों की तादाद 25% बढ़ चुकी है। सांसों के मरीजों की तादाद में करीब 5 से 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जिन्हें सांस की बीमारी कभी नहीं हुई वो भी एलर्जी और अस्थमा की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों में तो प्रदूषण के स्तर ने बीजिंग जैसे सबसे प्रदूषित शहर को भी पीछे छोड़ दिया है। और इसलिए आज खबरदार में आपको हम सबसे पहले प्रदूषण की वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सांस, आपकी सेहत और आपके बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान दिल्ली की पहचान धुल सी गई है। ना इंडिया गेट दिख रहा, ना रायसीना हिल्स की पहाड़ियां नजर आ रही है। राष्ट्रपति भवन भी अदृश्य सा हो गया है। हर तरफ धुआं धुआं सा है। इस धुएं का आज धुआंधार विश्लेषण होगा, लेकिन पहले जरा दिल्ली वालों की आप बीती सुन लीजिए। जब से मैं आया यहाँ पे मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाया हूँ। काफी स्मॉग है यहाँ पे ना, और ये आंखों में जलन हो रही है और गले में भी खराश हो रही है। धुआं धुआं लग रहा है, जलन हो रही है आंखों में। बहुत धुआं कंजस्टेड, आंखों में आंसू आ रहे हैं, जलन सी हो रही है प्रदूषण के कारण। बहुत ज्यादा प्रदूषण है यहाँ पे। छोटा बच्चा भी है साथ में। सुबह सुबह में प्यास लग रही इतनी ठंडी में। 3 दिनों से दिल्ली का ऐसा ही हाल है। धुंध गहराता ही जा रहा है, इसलिए आज तक ने गहराती धुंध की गहरी पड़ताल की है। हमारे रिपोर्टर आज सुबह से दिल्ली के कोने कोने में गए। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रही है दिल्ली के सीने में जलन अभी जारी रहेगी। देश की राजधानी में प्रदूषण अब भी लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। इस वक्त हम इंडिया गेट के ठीक सामने मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो आप सफेद चादर देख रहे हैं, ये प्रदूषण की वो चादर है जो अब कहीं ना कहीं लोगों की सेहत पर असर कर रही है। वो चाहे दूर से दिल्ली घूमने आए सैलानी हो या फिर दिल्ली वाले हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वातावरण में नमी बनी हुई है उसकी वजह से दिवाली के बाद जो पटाखे चलाए गए, प्रदूषण फैला, वो अभी भी बरकरार है। दिल्ली का बेहद पॉश इलाका है लोधी कॉलोनी। हरियाली से भरपूर इस कॉलोनी का ग्रीन कवच भी प्रदूषण के आगे पस्त हो गया है। प्रदूषण का स्तर यहाँ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। दिल्ली की हवा में PM10 और PM 2.5 का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि साफ तौर पर संकेत है कि जो दिल्ली की हवा है वो सांस लेने लायक नहीं रह गई है। और जो लोधी रोड है, ये जहां का एरिया सबसे ज़्यादा ग्रीन माना जाता है, वहां पर भी अगर PM की बात करें तो PM 500 बता रहा है। ये प्रदूषण का वो डेंजर लेवल है जो पूरी दिल्ली को चपेट में ले चुका है। जिस इलाके में दिल्ली के CM रहते हैं, प्रदूषण ने उसे भी नहीं बख्शा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन में और यहाँ पर दोपहर के 1 बजे के बाद भी हालात सामान्य होते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। अगर आप तस्वीरों में देखें तो आपको अभी भी
प्रदूषण की ये जो चादर है ये चारों तरफ लिपटी हुई नजर आ जाएगी और इसका असर जाहिर सी बात है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी पर देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की ये वो आंख खोल देने वाली रिपोर्ट है जो आपको डरने पर मजबूर कर देगी। डॉक्टरों की साफ हिदायत है, घर से ना निकलें तो मास्क पहनकर। अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या 200% तक बढ़ गई है। मेडिकली ये काफ़ी ही खतरनाक है, स्पेशली रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट के लिए। हमारे पास पेशेंट्स का जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है काफ़ी बढ़ गया है, 200% इंक्रीज़ हो गया है पेशेंट के नंबर में। जो अस्थमा के और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के मरीज़ हैं उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है। दिल्ली के स्कूलों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। 1800 स्कूल बंद हैं। बच्चे प्रदूषण के सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं, लिहाजा उन पर खतरा सबसे ज्यादा है। नाकों में थोड़ी जलन सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज और मतलब और दिनों ऐसा नहीं होता था। Everything is so blur over here because of smog, and there is also inhaling problem. You can feel the pollution while. दिल्ली की ये हालत एक दिन में नहीं हुई है। सिस्टम और सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण की चपेट में जाने दिया। अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। दिल्ली वालों की बेबसी खत्म होने वाली नहीं है। प्रियंका सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। देखा आपने, तो आपको हमारी यही सलाह है कि इस वीकेंड पर सैटरडे संडे आप घर से बाहर निकलने से परहेज करें, क्योंकि ये आपकी सेहत का सवाल है और सेहत के लिए घर से बाहर निकलना दिल्ली में फिलहाल काफ़ी खतरनाक भी। खबरदार में अब हम प्रदूषण में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के कारणों का विश्लेषण करेंगे। हमारी रिसर्च टीम ने जो आंकड़े जुटाए हैं उसके हिसाब से दिल्ली में 11% प्रदूषण दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी की वजह से हुआ। 26% प्रदूषण हरियाणा और पंजाब में धान की कटाई के बाद खेतों में लगाई जाने वाली आग की वजह से हुआ। दिल्ली में 38% प्रदूषण धूल की वजह से होता है और दिल्ली में रोजाना 4000 टन धूल और मलबा पैदा होता है। इसका 10% हिस्सा ही जमीन के अंदर जा पाता है। प्रदूषण का 25% दिल्ली में वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से प्रदूषण होता है। दिल्ली में कुल 89 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं, यानी कि रजिस्टर्ड हैं, जबकि रात 10 बजे के बाद 1 लाख से ज्यादा ट्रक राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली में 3 बिजली घर हैं जिनमें फ्लाई ऐश निकलता है। इन्हें निपटाने का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। ये बिजली घर पुराने और काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं और आउटडेटेड तकनीक से चल भी रहे हैं। दिल्ली में और एनसीआर में बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं जिनसे भी धूल मिट्टी यहाँ के वातावरण को प्रदूषित कर रही है। सीपीसीबी ने दिल्ली में 17 ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को चिन्हित कर रखा है जिनसे पर्यावरण को नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता है। यह अपडेट हमने आपको इसलिए दिया है ताकि आप ये जान समझ सकें कि दिल्ली में प्रदूषण की एक वजह नहीं है, कई है। इस अपडेट के बाद अब आप ये भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि प्रदूषण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी हमारे नेता लोग कैसे एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ब्लेम गेम करते हैं, टोपी ट्रांसफर करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आसपास के राज्यों के अंदर जो फसलें बहुत बड़े स्तर के ऊपर अभी जल रही हैं। इधरों चलदियां ने उधरों जांदियां ने, तो जब स्मोक राइज करते हैं वो सारा दिल्ली वाल जा रहे हैं। 364 दिन सारी हरकतों से परिस्थितियां खराब हो गई। दिवाली ने उसको और खराब कर दिया। सबसे बड़ा कारण ये प्रदूषण पर हो रही वो प्रदूषित पॉलिटिक्स है जिसमें दिल्ली, पंजाब और केंद्र की सरकारें खुलकर आरोपों का खेल खेल रही हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण हरियाणा, पंजाब से इंपोर्टेड है। ये अभी जो गैस चेंबर अचानक बना है पिछले 15 दिन के अंदर, इसका सबसे बड़ा कारण आसपास के राज्यों के अंदर जो फसलें बहुत बड़े स्तर के ऊपर अभी जल रही हैं। मैं अभी पंजाब गया था, कई डिस्ट्रिक्ट से होके आया, वहां भी इसी तरह का पूरा धुआं पूरे आसमान के ऊपर छाया हुआ है। केजरीवाल का आरोप सही है। सिर्फ पंजाब में 1 करोड़ 80 लाख टन कराली हर साल खेतों में जलाया जाता है।
कराली यानी धान की फसल का वो हिस्सा जो अनाज निकल जाने के बाद खेतों में छोड़ दिया जाता है। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कराली जलने से किस कदर धुआं निकलता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, राज्य सरकार की कार्रवाई और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एडवाइजरी के बावजूद जो किसान हैं वो धान की बची हुई फसलों के पराली इसे कहते हैं, इसमें आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि हर साल सरकार कड़ी कार्रवाई भी करती है, लेकिन इसके बावजूद सिलसिला क्या है इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। पंजाब के खेतों में कराली का जलाना हर साल की बात है। इसके पीछे किसानों की मजबूरी है। उस मजबूरी को समझे और समाधान ढूंढे बिना प्रदूषण का लाइलाज रह जाना भी तय है। इस आग लगाने के पीछे वजह यह है कि किसान बहुत जल्द इस खेत में धान की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बिजाई करना चाहता है, और जो ये फूसा जो बच गया है, अब अगर इसकी जुताई किसान ट्रैक्टर से इसकी जुताई करेगा तो ये जो फूसा है ये बचा का बचा रह जाएगा, और जब गेहूं की बिजाई होगी तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसान को। इसके लिए हमारे खर्चा बहुत पड़ता है, हम इसको इकट्ठा कैसे करें, हम इसको इकट्ठा करके करेंगे क्या, हम इसको हमारे को लेबर बहुत पड़ती है सर हमारे इस काम में, इसलिए हम अपना इसीलिए आग लगानी पड़ती है, मजबूरी हमारी आग की। तो लेकिन ये तस्वीर का एक हिस्सा है। हरियाणा पंजाब से प्रदूषण की आयात एक बड़ी वजह जरूर है, लेकिन इकलौती वजह नहीं। दिल्ली वालों के घरों से रोजाना निकलने वाले लाखों टन कचड़े पहाड़ों में तब्दील होते गए हैं। इन कचड़ों को निपटाने की ना कोई प्लानिंग है, ना तकनीक, ना इरादा। हमारे संवाददाता संजय शर्मा अपनी सेहत को दांव पर लगाकर उस डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचे। उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दिल्ली में कचरे से बिजली कितनी बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, इसका किसी को अंदाजा नहीं, लेकिन कचरे से प्रदूषण कैसे बनाया जाता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रदूषण की फैक्ट्री है जहां दिल्ली से निकला हुआ कचरा है, कचरे में लगे हुए आग है, नीचे से ऊपर तक, यहां से वहां तक ये पूरी घाटी कचरे की घाटी है। ये पूरे पहाड़ कचरे के पहाड़ हैं और यहाँ से प्रदूषण का धुआं निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली शहर में नहीं किसी महाश्मशान में आ गए हैं। मुंह उठाकर रोते हुए कुत्ते, उड़ते हुए चील और चारों ओर कचरे का ढेर। इधर कहीं आग लगी है, हमें धुंध में तो ये दिखाई भी नहीं पड़ता कि धुआं किधर से आ रहा है। दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में भी कूड़े का ऐसा ही पहाड़ खड़ा है और दिल्ली की सरकार और सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। आप वहां की भी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर एक शख्स परेशान सा क्यों है? परेशानी की मुख्य वजह दिल्ली शहर में इन दोनों बनी हुई है। यहाँ के वातावरण में फैला हुआ ये पूरा का पूरा प्रदूषण का आलम, जहरीली हवा दिल्ली शहर में इन दिनों बनी हुई है। हम लोग इस समय रिंग रोड पर मौजूद हैं। आलम आप देख सकते हैं कि लगातार चलती रहने वाली इस सड़क पर प्रदूषण का जो धुआं है उसने किस तरीके से पूरी की पूरी सड़क को जकड़ा हुआ है। ये सिस्टम और सरकार का निकम्मापन है कि दिल्ली में प्रदूषण पर हाय तौबा मचाने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को आज यहाँ आने की सुध आई। हम इस समय भलसा लैंडफिल साइट के ठीक ऊपर ग्राउंड जीरो पर खड़े हुए हैं और ये आग इतनी नज़दीक से शायद आपने इसके पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये पहली बार है जब हम खुद भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये जो आग है उससे निकलता हुआ धुआं जो है ये टॉक्सिक धुएं के तौर पर आपकी सांसों के जरिए जो है वो रोज़ अंदर जा रहा है। दिल्ली ने कचरा निपटाने का आसान सा फार्मूला दे दिया। सालों तक यहाँ दिल्ली का कचरा डंप होता रहा। इसे निपटाने के तरीके की तलाश तभी होनी चाहिए थी। तब सिस्टम सोया रहा, सरकार सोती रही। अब समस्या पहाड़ की शक्ल ले चुकी है। इसका समाधान इतना आसान भी नहीं। मणिदीप शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कूड़े को निपटाने के पुख्ता इंतजाम नहीं है। दिल्ली में रोजाना 9,000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा होता है। 2024 तक दिल्ली में रोजाना 19,000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा होने का अनुमान है और इसे निपटाने के लिए दिल्ली को 2024 से पहले 25 वर्ग किलोमीटर स्पेस की जरूरत होगी। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में कूड़े के 50% हिस्से को खाद बनाया जा सकता है, 30% की रिसाइकलिंग की जा सकती है, सिर्फ 20% को ही लैंडफिल में डालने की जरूरत होती है। लेकिन इन सब पहलुओं पर विचार करने के बजाय केंद्र और दिल्ली की सरकारें एक दूसरे के पाले में गेंद डालने में लगी हुई हैं, आरोप लगाने में लगी हुई हैं। देर शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे मिले, लेकिन बाहर निकले तो फिर से वही ब्लेम गेम चलता रहा। ये अभी जो गैस चेंबर अचानक बना है पिछले 15 दिन के अंदर, इसका सबसे बड़ा कारण
आसपास के राज्यों के अंदर जो फसलें बहुत बड़े स्तर के ऊपर अभी जल रही हैं। मैं अभी पंजाब गया था, कई डिस्ट्रिक्ट से होके आया, वहां भी इसी तरह का पूरा धुआं पूरे आसमान के ऊपर छाया हुआ है। कहीं से प्रदूषण आ रहा है उसका प्रतिशत 10, 15, 20% हो सकता है। 80% प्रदूषण हम ही जनरेट कर रहे हैं। दिल्ली खुद जनरेट कर रहा है अपने पेट्रोल, अपने डीजल वाहन, अपने जनरेटर सेट, अपने यहाँ जो सुबह झाड़ू लग के हम आग लगा रहे हैं, हमारे जो डस्ट के हमने फील्ड बनाए हैं वेस्ट के, उसके अंदर जो आग लग रही है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों का, बुजुर्गों का, घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। क्या हाल है दिल्ली का, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप और हम भी हैं। फिलहाल रुख अगली खबर का। समाजवादी पार्टी में मचा घमासान फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सिल्वर जुबली समारोह में सियासी जादूगर लालू प्रसाद यादव ने समाजवादी मंच पर भाईचारे की खूब जुगत भिड़ाई। बाकायदा चाचा भतीजे को हाथ पकड़कर करीब लाए लालू, लेकिन शिवपाल यादव की माइक थामते ही सारी कवायद पल भर का तमाशा सिद्ध हुई। जवाब में अखिलेश यादव ने भी बता दिया कि अगर तलवार थमाई है तो उसे मैं चलाऊंगा भी। 25 बरस की हो चुकी समाजवादी पार्टी के समारोह का मंच सजा तो मुलायम के परिवार में एक बार फिर मनभेद खुलकर सामने आ गया। भतीजे और चाचा के बीच की तलखी सिर्फ चेहरे और भाव भंगिमा में ही नहीं दिखी, बल्कि दोनों ने एक दूसरे पर करारे वार किए। मंत्री पद से बेदखल चाचा शिवपाल दर्द छुपा न सके। भतीजे की बेरुखी से आघात खाए शिवपाल ने मंच से ही मुख्यमंत्री को विरासत, मेहनत और चापलूसी का गणित समझाया और जता दिया कि समाजवादी पार्टी को इस मकाम पर पहुंचाने में शिवपाल के योगदान को दरकिनार नहीं किया जा सकता। साथ ही ये भी बता दिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी और अखिलेश के बीच रोड़ा नहीं है। कुछ लोगों को तो भाग्य से मिल जाता है और कुछ लोगों को मेहनत से मिलता है और कुछ लोगों को, मैंने एक बात कह दी, कुछ लोगों को विरासत से मिल जाता है और कुछ लोगों को जिंदगी भर काम करते करते मर जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। हम जानते हैं हम लोगों के बीच में कुछ घुसपैठिए घुस गए, वो जानते हैं, वो ऐसा माहौल पैदा करते हैं, ऐसा माहौल पैदा करते हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है। और मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं और पूरे समाजवादियों से कहना चाहता हूं, कितना हमसे त्याग लोगे, कितना त्याग लेना चाहो, यहां तक कि अगर खून मांगोगे खून भी दे देंगे। मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना है, मुझे मुख्यमंत्री कभी नहीं बनना है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंच पर चढ़े तो शिवपाल से दूरी बनाए रखी, दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार किया, लेकिन कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए बेनी प्रसाद के पांव छूना नहीं भूले। हालांकि लालू यादव ने तलवार थामे चाचा भतीजे को मिलवाने की कोशिश की, कोशिश रंग भी लाई। इसके बाद चाचा शिवपाल यादव के पैर अखिलेश ने छुए, लेकिन जब माइक थमा तो शिवपाल को चुन चुन कर जवाब दिया। कहते गए, मुख्यमंत्री बना हूं तो ताकत का इस्तेमाल तो करूंगा। आज के दिन में कह सकता हूं कि लोहिया जी की वो कहावत कि लोग सुनेंगे जरूर लेकिन मेरी मरने के बाद, मैं भी इस बात को दूसरे तरीके से कहता हूं कि कुछ लोग सुनेंगे जरूर लेकिन समाजवादी पार्टी का सब कुछ बिगड़ जाने के बाद। इसलिए साथियों, समाजवादी सरकार लौटे, ये कौन नहीं चाहता पंडाल में समाजवादी सरकार लौटे। नेताजी, और हम तो कहेंगे अपने प्रजापति साथी को, हमें आप तलवार दे देते हो भेंट में और फिर कहते हो कि तलवार में न चलाऊं। आपने तलवार दी हमें तलवार न चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? तलखियां भरपूर हैं। इसका अंदाजा तो तभी लग गया था जब अखिलेश के मंत्री जावेद अफ्दी मुलायम को चांद,
और अखिलेश को चांदनी बता रहे थे। उसी वक्त उन्हें मंच से धक्का मारकर शिवपाल ने नीचे उतार दिया। पूरी तस्वीरें सारी कहानी कहती हैं। मंच से जावेद अहमद अखिलेश के शान में कसीदे पढ़ रहे थे और मुलायम सिंह पुणे जा रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने एक गार्ड के जरिए शिवपाल को बुलाया। शिवपाल ने मुलायम सिंह का आदेश सुना और उसके बाद बड़ी बेरुखी से अखिलेश के मंत्री से माइक छीनकर उन्हें चलता कर दिया। सवाल ये है कि रजत जयंती के बहाने क्या ये जबरन का मेल मिलाप था? एक कहावत है, शब्द से ज्यादा हरकतें बोलती हैं। समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में समाजवादी कुनबे का मनभेद साफ झलक गया। आईने की तरह ये बात साफ है कि मुलायम के परिवार में संग्राम अभी भी जबरदस्त है। ब्रजेश पांडे और कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और खबरदार में अब हम आपको एलओसी पर 24 घंटे चौकन्ने बीएसएफ के जवानों के साथ कभी न भूलने वाली मुलाकात करवाएंगे। 12,500 फीट की ऊंचाई पर जहां भारत की सीमा खत्म होती है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की शुरुआत होती है, वहां ड्यूटी करते देश के सैनिकों के दिन रात कैसे गुजरते हैं, कभी सोचा है आपने? आज तक की टीम ने कश्मीर के पहाड़ों पर एलओसी की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के एक बटालियन के साथ 24 घंटे बिताए। इन 24 घंटों के दौरान हमें यह पता चला कि सीमाओं की सुरक्षा करते सैनिकों के मन में क्या चल रहा होता है। वो कौन सी सोच होती है जो उन्हें अपने परिवारों से हजारों किलोमीटर दूर सुनसान इलाकों में देश की सुरक्षा में 24 घंटे चौकन्ना रखने की ताकत देती। विश्वास कीजिए, जब आप एलओसी पर बीएसएफ के जवानों के 24 घंटों का हिसाब किताब जानेंगे और देखेंगे कि कैसे दिन रात देश के सैनिक सीमाओं की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, तो आपके मन में अपने सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना लाखों गुना बढ़ जाएगी। कि आप भारत के अंदर में सुख और चैन से सोइए, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को हम संभालने के लिए सीमा पर काफी है। जो हमारी ड्यूटी है सर, वो तो हमें करना ही है, एलिमेंट्स तो देना ही है। हम अगर ठीक ठाक से ड्यूटी करते हैं तो जो हमारे पीछे जो परिवार बैठे हैं, चाहे परिवार चाहे देश के सभी के परिवार, वो ठीक रहेंगे। यहाँ पे रह के एक अलग ही अनुभव होता है, क्योंकि सब बाहर से आते हैं, कोई बंगाल से, कोई बिहार से है। तो यहाँ पे हम अगर कोई दीपावली हो चाहे होली हो, हम आराम से सब मिल के मनाते हैं सर। देश के लिए कुछ करना है, एक ठान के खड़ा हूँ, बंदूकों के आगे यारो सीना तान के खड़ा हूँ। सुकून से सोता है वो देश जिसकी सरहद पर बीएसएफ का जवान खड़ा है। 12,500 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के सामने इस समय हम हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हमारे साथ है ये सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी। अब आप जानते हैं ये कौन है, आप ये भी जानते हैं कि ये क्या करते हैं, लेकिन ये जो करते हैं वो कैसे करते हैं, उस बात की कहानी है ये। जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन के बीच कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर अब ठंड दस्तक देने लगी है। कुछ ही दिनों में कश्मीर की इन पहाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ जाएगी और तब पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ बेहद मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये वो वक्त है जब आतंकी घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा है। सुरक्षा वजहों से हमने लोकेशन को गोपनीय रखा है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एलओसी के बेहद पास बीएसएफ की एक पोस्ट पर जवान कैसे चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। अगर इनको कोई आगे से हरकत नजर आती है तो हमारे को पीछे से इंफॉर्मेशन देंगे। पीछे से मिलिटेंट अगर इनको दिखाई देता है तो इंफॉर्मेशन का आदेश इनका ये होगा, जो कि हमको पीछे से टपकी मारेगा। एलओसी के बेहद नजदीक पाकिस्तान किसी आतंकवादी की घुसपैठ ना करवा सके, इसके लिए बीएसएफ के ये जवान रोजाना सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। जंगलों में छिपे आतंकियों को ढूंढने के लिए रोज निकलते हैं। देखिए, हम यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं और हम जो आपको ये जो नीचे की तरफ पेड़ और नाले नजर आ रहे हैं, यहाँ से हम पेट्रोलिंग पार्टी करके आ रहे हैं ताकि
लाइन ऑफ कंट्रोल को कोई भी पार करने वाला जो मिलिटेंट है वो पार न कर पाए, और हम उसको अगर करता है तो उसको वहीं पर धराशायी कर दे और हमारे देश को हम सुरक्षित रख सके। और हम पूरा दिन पेट्रोलिंग करते रहते हैं और हमारा जो कैंप और हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी हम रखवाली आराम से कर सकते हैं। कहाँ से आते हैं? हम अभी जो है, जो ये आपको नीचे नाला और जो जंगल दिखाई दे रहा है उसको पूरा हम सर्चिंग करके आए हैं। यहाँ हमारे को कोई मिला नहीं है, और अभी हम जो ऊपर की तरफ में आपको जो हाइट दिखाई दे रही है उस हाइट में जाकर के हम वहाँ बैठ करके इनको गुप्त रूप में, ताकि उनको पता न लगे, और ऊपर से हम इनको कोऑर्डिनेट कर सकें, और आने वाले को अगर है तो हम और हमारे बेटे में पीछे जो ये अम्बुश पार्टी बैठी है उनको हम कोऑर्डिनेट कर सकें और वो उनको वहीं पर मार सकें। एलओसी की निगरानी का जिम्मा भारतीय सेना का होता है, जबकि बीएसएफ इंटरनेशनल बॉर्डर की हिफाजत करती है। लेकिन एलओसी की निगरानी के लिए बीएसएफ की 2 पोस्ट बनाई गई हैं। हम उनमें से ही एक बीएसएफ पोस्ट पर पहुंचे हैं ताकि पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए घुसपैठिए आसानी से अंदर आ जाए, इसलिए पाकिस्तान उनको भेजने के समय शेलिंग भी करता है। शेलिंग के कारण जो हमारे ट्रूप्स हैं, बीएसएफ के जवान हैं, उनको आड़ लेनी पड़ती है और पाकिस्तान कोशिश करता है कि घुसपैठियों को उसमें भेजा जाए। लेकिन जिस बंकर को आप देख रहे हैं, जिस बंकर के बाहर में खड़ा हूं, इस बंकर और ऐसे बंकरों का मकसद ही ये है कि वो घुसपैठियों को अंदर ना आने दे और शेलिंग हो या ना हो एक तरह से निगरानी रख पाए। ये जो है वो सीमेंट कंक्रीट का बनाया हुआ बंकर है, जैसा आप देख सकते हैं, एकदम मजबूत बंकर है। चाहे इसमें गोलियां चले या गोले गिरे इसके आसपास, लेकिन इस बंकर को एक तरह से कोई भी नुकसान या कोई भी असर नहीं पड़ता। गोले और गोलियों के बीच में भी यहाँ से सिपाही तैनात रहकर अपना काम कर सकते हैं। और ये खिड़कियां जो आप देख रहे हैं, इन खिड़कियों से वो निगरानी रखते हैं, और जब इन्फिल्ट्रेशन होती है और जब उनको नजर आता है कि इन इलाकों में, पहाड़ों में, नंगे पहाड़ों में जब कोशिश कर रहा है कोई अंदर घुसने की, तो सीधा इस ट्रिगर को दबा देते हैं। साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, आप यहाँ पे बंकर में हैं, यहाँ से आप निगरानी रख रहे हैं, थोड़ा हमें समझाइए आपके काम के बारे में, क्या करते हैं वैसे आप यहाँ? सर, यहाँ हम लोग ये पक्का बंकर में अपने को सुरक्षित रख के काउंटर पार्ट से आने वाले जो एलओसी क्रॉस करके घुसपैठी आते हैं उनकी देख रेख करते हैं कि वो कहाँ से घुसपैठी क्रॉस कर रहे हैं, और वहाँ से अपने बंकर में अपने को सुरक्षित रखते हुए उनको बर्बाद करते हैं। तो आप जैसे बंकर में हैं फिलहाल इस समय, तो समझिए कि अगर सामने वाली पार्टी ने मोटार फायर किया, शेल फायर किया, तो क्या आप इसमें पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएंगे? हाँ सर, ये सीमेंटेड कंक्रीट का और पत्थर के सीमेंटेड बना हुआ बंकर है। इसमें हम भारी भारी गोले को भी इसमें बर्बाद करने की क्षमता नहीं है। इसमें हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए वो आने वाले घुसपैठियों को भारी से भारी नुकसान पहुंचा सकते। एलओसी से बेहद नजदीक, जहां से पाकिस्तान भारतीय चौकियों पर निगाह रख सकता है, वहां 12,500 फीट की ऊंचाई पर ऐसे बंकर सैनिक ही बना सकते हैं और सैनिक ही बनाते हैं। साहब, हमने यहाँ पे आके देखा, आपका ये सारा बंकर देखा, ट्रेंचेस देखे, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, तो मन में सवाल ये आता है कि यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई इंसान भी नजर नहीं आता। तो ये सारा जो कॉम्प्लेक्स बना है, इतना फोर्टिफाइड बंकर, ये किसने बनाया, कैसे बनाया? ये सर हमारे जवानों ने, जो हम यहाँ जो ड्यूटी कर रहे हैं, ये जो हमारा पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थरों को हम उठा उठा करके ये जो दीवार बना रखी है हमने, और इसके बीच में ऊपर में जो सैंडबैग लगा रखे हैं, फिर यही मिट्टी हम खोद करके बलियां, ये जो आप नीचे से दिखाई दे रहे हो जंगल, इसी से ला करके और फिर टीना डाल करके इसको ऊपर हम 2 फीट की मिट्टी चढ़ा रखी है, और हमारे जवान ये इसी पत्थरों से दीवार बना करके बैंकर हमने जो बनाया है, जो भी इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद में हमारे जवान जो इसमें सुरक्षित रह सके और कोई हमारा नुकसान ना हो। ऊंचे पहाड़ों पर सरहद की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ की पोस्ट पर 24 घंटे बिताने के दौरान हमने बेहद पास से ये जाना कि एलओसी पर जवानों का रूटीन कितना भारी होता है। 2400 घंटे पल पल सरहद पर नजर रखना और गड़बड़ दिखते ही एक्शन में आना, वो भी बिना एक पल गवाए। ये बीएसएफ के जवानों को ट्रेनिंग में ही सिखा दिया जाता है, जिसकी परीक्षा होती है असली मोर्चे पर। लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थिति कुछ इस तरह की है कि रिएक्शन का समय एकदम कम से कम होता है, और यही कारण है कि आपको बार बार रिहर्स करके अपने आप को उस लेवल पे लाना है कि चंद सेकंडों में आप जो है पूरा जवाब, मुंह तोड़ जवाब दे पाए।
ये हमारे सामने जो है ये मोटार है, जैसा कि आप देख सकते हैं 40 किलो का वजन है इस मोटार में। ये 3 मेंबर क्रू, 3 लोगों का क्रू इसे हैंडल करता है। बैरल और ये सारा इक्विपमेंट आपके सामने है। इसे कहते हैं एरिया वेपन। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने देखा कि एक गन होती है जैसे AK-47 या बाकी, वो एक छोटे इलाके, एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्टिकुलर जवान को टारगेट करती है, लेकिन ये एक एरिया वेपन है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर जब ये फायर हुआ तो जाके पूरे एक इलाके को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। जहाँ दूर दूर तक इंसान का नामो निशान ना हो, वहाँ रहकर देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना बीएसएफ के इन सीमा सुरक्षा प्रहरियों की पहली और इकलौती जिम्मेदारी है। अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बीएसएफ के जवान अपने घरों से दूर रहकर पूरा करते हैं। ये आसान बात नहीं है। जुगल रजनीकांत पुरोहित, जम्मू कश्मीर, आज तक। हमें विश्वास है कि बॉर्डर पर दुश्मन के प्रति कठोर दिल बीएसएफ जवानों की दिलेर ड्यूटी के बारे में जानकर आपको अपने सैनिकों पर गर्व हो रहा होगा। लेकिन जब बीएसएफ के जवान कठिन शिफ्ट पूरी करने के बाद बैरकों में लौटते हैं तो क्या करते हैं, है ना ये दिलचस्प सवाल। एलओसी पर बीएसएफ के साथ 24 घंटे बिताने पहुंची आज तक की टीम ने रात ढलने के साथ ही बीएसएफ जवानों के साथ बैरक का रुख किया और फिर हमारी मुलाकात हुई इन बीएसएफ जवानों के नर्म दिल से। एलओसी पर बीएसएफ जवानों के साथ 24 घंटे की नॉन स्टॉप मुलाकात का दूसरा दौर भी आप देखिए। एलओसी पर बीएसएफ की पोस्ट पर तैनात जवानों का दिन पेट्रोलिंग और घुसपैठ की कोशिशों का पता लगाने में निकल चुका था। अब दिन ढलने लगा था और अब वक्त था जवानों के खाने का। ऐसा कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल एक बहुत ही सख्त और एक मुश्किल जगह है काम करने के लिए, होगी, लेकिन जब आप भोजनालय के अंदर आते हो तो यहाँ पर गाना, मस्ती, शोरगुल से कोई छुटकारा नहीं। ये हमारे पीछे आसपास जो आप देख रहे हैं, ये सारे ही हमारे सिपाही हैं। इनकी ट्रेनिंग है कि सामने वाले दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देना, लेकिन जब ये यहाँ पर एक साथ आते हैं तो ये भाई हैं, एक दूसरे के यार हैं। मैं बिहार का भोजपुर जिला का आरा के रहने वाला हूँ सर। अच्छा, तो यहाँ पे कितने समय से आप काम कर रहे हैं इस जगह पे? सर तकरीबन 1.5 साल हो गया हमारे। 1.5 साल हो गया सर। तो यहाँ पे आप काम करते हैं, घर पे जब आप जाते हैं तो सबसे जो बड़ा क्या कहते हैं उसको, डिफरेंस या चेंज या जो अलग चीज महसूस करते हैं, वो क्या महसूस करते हैं? सर यहाँ हमारे को क्लाइमेट का है। यहाँ हम हाई एल्टीट्यूड में हैं तो काफी सर्दी है, और जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो वहाँ क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो इसलिए हमारे को बहुत वो होना पड़ता है। परिवार को आप मिस करते हैं अपना? हाँ सर, करते हैं। कितना मिस करते हैं? करते हैं सर, बहुत मिस करते हैं। यहाँ आपके यार दोस्त सब लोग हैं तो कितना उसको आप उसका मुनाफा क्या कहते हैं उसको, कॉम्पेंसेशन, मुआवजा कितना मिल पाता है? कहाँ मिलता है? परिवार से दूर 24 घंटे की ड्यूटी, पल पल दुश्मनों की साजिशों का डर, इस सब के बीच बीएसएफ जवानों के लिए खाना खाने का वक्त ही अपने साथियों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करने का वक्त होता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई खास चीज है जो लोग फरमाइश करते हैं बहुत, उनको मतलब जो सबसे पसंदीदा चीज लोगों को क्या लगती है यहाँ पे? यहाँ पर सर रसगुल्ला बनाए जाते हैं सर। अच्छा, वो सबसे ज्यादा फरमाइश है? हाँ जी। अच्छा, कितना खाते हैं लोग रसगुल्ला? यहाँ पर सर तकरीबन 5-4 पीस जो कि बंदे को मिलता है। एक बंदा 4-5 पीस खा लेता है? हाँ सर। अच्छा। मौज मस्ती के बीच भी बीएसएफ के जवान देशभक्ति के रंग में डूबे हुए हैं। देश पर मर मिटने की बात आते ही ये जवान वीर रस के कवि बन गए और अपने दिल की बात जुबान पर ले आए। सर मैं संदेश देना चाहता हूँ, देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, यह ठान के खड़ा हूँ। देश के लिए कुछ करना है, यह ठान के खड़ा हूँ। बंदूकों के आगे यारो सीना तान के खड़ा हूँ। सुकून से सोता है वो देश,
सुकून से सोता है और देश से मानकर कि सरहद पर कोई बीएसएफ का जवान खड़ा है। खाना पीना और थोड़ी मौज मस्ती दिन भर की थकान को थोड़ा कम तो कर सकती है, लेकिन रात को नींद ठीक से आए इसके लिए कोशिश यही होती है कि कुछ सेकंड ही सही घर वालों से बात की जाए। अरे बाइक की सर्विसिंग करवा देना भाई, अभी मेरा छुट्टी होने में लेट है, थोड़ा उसको देख लेना। और घर का हाल समाचार ठीक है? हाँ ठीक, मेरा भी ठीक है, अपना बताओ। घर वालों से बात करने के बाद दिल थोड़ा हल्का हुआ तो नींद ने भी अपना असर दिखा दिया। लेकिन सीमा पर तो चौकसी 24 घंटे होती है, लिहाजा नाइट शिफ्ट के जवान अब रात में सीमा पर नजर रखने के लिए तैयार होने लगे। रात के अंधेरे में कड़कड़ाती ठंड के बीच बंकर में बैठकर पूरी रात सरहद पर नजर रखने वाले इन सीमा प्रहरियों की ड्यूटी सबसे कठिन कामों में से एक है। जो भी लोग जहाँ भी काम करते हैं उनको शनिवार रविवार को छुट्टी मिलती है, कुछ को शनिवार रविवार दोनों मिलती है, कुछ को सिर्फ एक ही दिन मिलती है। यहाँ पर आपको क्या शनिवार रविवार ऐसी कोई छुट्टी वगैरह इतवार की छुट्टी होती है? हम लोग को सर ऐसा कोई छुट्टी नहीं है। हम लोग साल में 2 ही छुट्टी है, 75 दिन छुट्टी है, 60 दिन यल और 15 दिन सीएल छुट्टी मिलता है। वहाँ की हम लोग जब तक फौज के अंदर रहेंगे 24 घंटा में हम लोग 24 घंटा फौज के अंदर रहते हैं। कभी भी हम तैनात हो सकते हैं, कभी भी ऐसा कुछ नहीं है हम लोग को संडे और ऐसा कुछ नहीं है सर। एलओसी पर बीएसएफ की पोस्ट में तैनात जवानों के साथ 24 घंटे बिताने के दौरान हमें अपनी सेना पर गर्व की भावना और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन सैनिक भी इंसान होते हैं। जब सीमा पर उनका कोई साथी शहीद होता है तो दुख उन्हें भी होता है, लेकिन ड्यूटी उन्हें दुख मनाने का मौका नहीं देती। पाकिस्तान की तरफ से पिछले हफ्ते हमने देखा था मच्छिल सेक्टर में एक हमारा जवान था जिसकी बिहेडिंग हो गई थी, जिसके मॉडल रिमेन्स को म्यूटिलेट कर दिया गया था। तो एक तरफ युद्ध एक तरफ है, लड़ाई एक तरफ है, जिसमें आप किसी के सामने हैं और आपका दुश्मन आपके सामने है। लेकिन इस तरह की जो घटिया और घिनौनी हरकतें होती हैं तो कैसे एक जवान और एक सिपाही उसको कैसे झेले, कैसे उससे अपने आप का अपना मनोबल बनाए रखे? पाकिस्तान तो अपनी हमेशा डेली घटिया हरकत करता ही रहता है। वो तो जब भी उसने अपना मिलिटेंट क्रॉस कराना होता है तो वो फायरिंग करेगा, सेलिंग करेगा, क्योंकि वो सेलिंग करके हमारे दूसरे साइड से हमें वो मिलिटेंट निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारे को क्या है, जहाँ से आकर हमारे ऊपर यहाँ सेलिंग हो रहा था, हम दूसरी साइड का तो उसको जाके उस मिलिटेंट को रिफ्लेक्ट करने की वो सोचते हैं, क्योंकि वो सेलिंग हमारे ऊपर यहाँ कर रहा है तो हमारे दाहिने या बाएं साइड से वो मिलिटेंट क्रॉस करवा रहा है। तो हम अपने वहाँ से अम्बुश लगा करके और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। और कभी भी पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, हम हिंदुस्तान का एक कदम भी उसको रखने की नहीं देंगे अपनी जमीन के ऊपर। हम भले ही जाकर के हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो वो हमारे कर सकता नहीं, उसकी हिम्मत है। वेरी गुड। और देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ खास ऐसा संदेश आपके और आपके साथियों की तरफ से? हाँ, मैं अपने भारत के वीर जवानों, भारत की माता और बहनों और मेरे जो भी भाई हैं उनको यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप भारत के अंदर में सुख और चैन से सोइए, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को हम संभालने के लिए सीमा पर काफी है। पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आप हमारी कोई चिंता फिक्र नहीं करें, हम जहाँ भी हैं सुख की संपन्न है और तुम आराम से रहो, किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, आराम से चैन और सुख से सो। और जो भी आपने अपना जो बिजनेस वगैरह या जो भी ड्यूटी आपका अंदर की जो है वो अपना करो। आप देश के ऊपर हम काफी हैं इनसे लड़ने के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने, थैंक यू। एलओसी पर जिस जगह से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है उसकी लोकेशन का खुलासा हमने नहीं किया है, क्योंकि ये देश और हमारे सैनिकों की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। लेकिन बीएसएफ की ये पोस्ट पीओके से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और आज तक पहला और इकलौता ऐसा चैनल है जो वहां तक पहुंचा है और बीएसएफ के जवानों के साथ 24 घंटे बिताए हैं। हम आगे भी देश के वीर जवानों के साथ ऐसी ही कभी ना भूलने वाली मुलाकातें आपसे करवाते रहेंगे, क्योंकि आपको हमेशा ये आभास होते रहना चाहिए कि जब देश के सैनिक सीमा पर तैनात होते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी, तब आप और हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ चैन की नींद सोते हैं। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी के साथ अरविंद केजरीवाल एक्सक्लूसिव। बस अब से कुछ ही देर।
देखते रहिए आज तक।